हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस को पूछना चाहेंगे। क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि भारत में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए, उनमें से ज़्यादातर आंदोलन कहीं ना कहीं कृषि पे या फिर एग्रीकल्चर पे लगने वाले टैक्सेस पे बेस्ड क्यों हुआ करते थे? अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहें तो चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी की जो सत्याग्रह थी, उससे लेकर के बारदोली की सत्याग्रह जो कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, सारे कहीं ना कहीं जो कृषि पे एग्रीकल्चर पे लगने वाले टैक्स थे उस पर बेस्ड थे। तो इनका जो है मुख्य कारण क्या था, क्यों जो है सारे आंदोलन कहीं ना कहीं जो है आपके टैक्सेस पे बेस्ड हुआ करते थे, जो कि एग्रीकल्चर पे लगते थे? इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो की हमारी जो बेसिक टॉपिक रहेगी वो है इकोनॉमिकल एंड कॉमर्शियल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि आखिर में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी आर्थिक एवं व्यापारिक नीति क्या थी, जिससे कि लोगों को या फिर भारतवासियों को दिक्कत होने लगा और धीरे धीरे जो है यही पतन का कारण बना ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, इसमें भी बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। अब ये जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम या फिर भू राजस्व व्यवस्था होता क्या है? सबसे जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो आय है उसमें का एक बहुत बड़ा परसेंटेज, एक बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आता है। तो आज भी आता है और ब्रिटिशर्स के टाइम में भी आया करता था। लेकिन कोई सरकार जा करके खुद तो एग्रीकल्चर या फिर कृषि तो करेगी नहीं, तो कुछ ना कुछ किसान करेंगे और किसानों से किस प्रकार से जो है टैक्स के रूप में सरकार अपनी आय जो है लेगी या फिर अपना टैक्स किस प्रकार से किसानों से लेगी सरकार, इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को हम अध्ययन करते हैं भू राजस्व व्यवस्था या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम टॉपिक के अंडर में। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात को जान करके हैरानी होगी कि आज जो किसी भी व्यक्ति की, जो भी आजकल कमा रहा है, किसी भी परिवार की एक जो बेसिक सपना होता है कि हम जो है एक घर बनाएं, एक ज़मीन सुंदर जगह लें और वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाएं। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि ब्रिटिश सरकार को आने से पहले जो ज़मीन थी वो क्रय विक्रय का साधन ही नहीं हुआ करता था। जिस ज़मीन को आज हम स्क्वायर फीट के अनुसार से हज़ारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की जो ज़मीन खरीद रहे हैं, वो ज़मीनें आज से कुछ साल पहले जो है वो खरीदी ही नहीं जाती थी, बेची नहीं जाती थी। जिसको जितना लेना है उतना छकवा लिया करता था। ठीक है, तो इसी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं कि कब से जो है ज़मीनें बेची जाने लगी, क्यों बेची जाने लगी, खरीदे जाने लगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी उत्तर मिलेगा कि क्यों यूपी बिहार के लोग सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा भागते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। इसका भी उत्तर कहीं ना कहीं हमारे आज के इस वीडियो के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारे देश में जो पहले जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जो मुगलों के शासनकाल में या फिर उससे पहले जो भू राजस्व व्यवस्था थी, वो कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी कि अगर फसल हुई तो सरकार को देना है, नहीं हुई तो नहीं देना है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आपका जो ज़मीनें हुआ करती थी वो क्रय विक्रय का केंद्र ही नहीं हुआ करती थी, क्रय विक्रय का साधन ही नहीं हुआ करती थी। जिसको जहाँ पे ज़मीन दिखे उसको ले, वनों को काटे, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, वनों को काटता था, अपनी जो है उस ज़मीन को जोतता बोता था, धीरे धीरे उस पर हल चलाता था और उसको उपजाऊ बनाता था और जितना ज़मीन वो ले सकता था ले लेता था। अगर उस पर जो है फसल होती थी तब उसकी जो है मर्जी हुआ करती थी कि वो जा करके जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को या फिर जो भी मतलब शासनकाल में जो भी बैठा हुआ था उसको दे देगा। धीरे धीरे ये जो है परसेंटेज में बदलने लगा, कितना परसेंटेज देगा। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत आते ही ये जो है परसेंटेज धीरे धीरे फिक्स होने लगा कि हमको जो है इतना परसेंटेज चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और यही कहीं ना कहीं जा करके ब्रिटिश सरकार की जो है कमी बन गई, खामी बन गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार का पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज इसी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जो हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार के जो आय का स्रोत या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉलोनिज्म या फिर उपनिवेशवाद का जो सबसे पहले पहचान किया गया था, वो किया गया था, जरा आप गेस कीजिए किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया गया था किसी भारतीय द्वारा नहीं, बल्कि एक जर्मन द्वारा, जो अपने देश से खुद निष्कासित हो गया था और उसने जो है लंदन की लाइब्रेरीज में बैठ करके भारत में जो ब्रिटिश की उपनिवेशवाद थी, उपनिवेशवाद या फिर कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लिया जाए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज है, कोई कंट्री ए है, कोई कंट्री बी है, ये मोर पावरफुल कंट्री है देन दिस कंट्री। तो ये क्या करेगी, ये कंट्री जो है ऐसी कंट्रोलिंग करने लगे इस कंट्री के ऊपर कि फ़ायदा मतलब कमाई तो ये कंट्री करे, मेहनत ये कंट्री करे, लेकिन फ़ायदा इस कंट्री को हो, ये धीरे धीरे रिच होती जाए, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाए। तब उस टाइम पे ये कंट्री, इस कंट्री की क्या कही जाएगी, कॉलोनी कही जाएगी या फिर इसका उपनिवेशवाद का एक जरिया कही जाएगी ये कंट्री। ठीक, तो ब्रिटिशर्स की भारत में उपनिवेशवाद की सबसे पहले खोज की थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो कि जर्मन के फिलोसफर हुआ करते थे और उनको अपने देश से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वो जो है लंदन की लाइब्रेरीज में बैठ करके और ब्रिटिश सरकार के 3 फेजेस में जो है उपनिवेशवाद की जो है खोज करते हैं भारत में। सबसे पहला फेज़ तो अर्ली फेज़ था, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद के जो फेज़ थे उसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली फेज़ में सबसे पहले उन्होंने ऐसा कहा कि 1600 से लेकर के 57 तक, यानी कि प्लासी के युद्ध तक
प्लासी का युद्ध हमारे देश में एक बहुत ही अहम युद्ध था, अहम निर्णायक युद्ध था। हमारे देश के शासन व्यवस्था की जो चेंजेस थी वो यहीं से स्टार्ट हो गई थी प्लासी के युद्ध में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है जो सेंटर में जो भी बैठे हुए थे मुगलों के शासक, वो जो है ब्रिटिश सरकार को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाए कि दीवानी का अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार देना चाहते थे, लेकिन उस समय जो है राजी नहीं हुए लोग। राजी कब होते हैं? राजी होते हैं बक्सर के युद्ध के बाद, जो कि 1964 में होता है। और उसके बाद जो है पूरी तरीके से जो है अपना कब्जा ये जो है धीरे धीरे बंगाल के ऊपर कर लेते हैं, और बंगाल के साथ साथ धीरे धीरे जो है पूरे भारत पे दोहन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों जो है प्लासी के युद्ध के बाद नहीं करते हैं, क्यों बक्सर के युद्ध के बाद करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि अगर उस समय कर लेते तो उस समय उनको जो है उतने ऑफिशियल चाहिए, उतने वर्कर्स चाहिए जो जा करके गाँव में सब जितने भी किसान होंगे उनसे टैक्स वसूलेंगे। अगर सही से कहा जाए कि इतने समय तक तो वो समझे ही नहीं होते हैं, सही से उनको भी नहीं पता होता है कि हम कभी जो है भारत के ऊपर राज करेंगे। ठीक है, राज करना उनका जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों की अनयूनिटी थी, मतलब उनके भी थी, वो था। ठीक है, तो इससे पहले तो इनको पता ही नहीं होता है कि हम भी जो है राज करेंगे। तो इसके पहले जो अर्ली फेज़ कहा जाता है वो केवल और केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फेज़ कहा जाता है, जिसमें जो है केवल और केवल ट्रेडिंग की जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद 1757 से लेकर के 1813 या फिर 1800 तक माना जाता है मर्सेंटाइल फेज़, या फिर जिसमें मर्चेंट हुआ करेंगे। धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार अपने जो है मर्चेंट्स डेवलप करने शुरू किए, यहाँ से जो है कुछ फ़ायदा लेगी, यहीं पे जो है इन्वेस्ट करेगी, फिर से जो है लेगी, लेकिन जो धन होगा उसको ब्रिटिश नहीं ले जाएगी, यहीं पे लेगी, यहीं खर्च करेगी, यहीं पे अपने साम्राज्य को बढ़ाएगी, ब्रिटिश नहीं ले जाएगी। फिर दूसरा फेज़ हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज़, जिसमें धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने शुरू हुए ब्रिटिश सरकार के। उसके बाद तीसरा फेज़ जो था वो कहा गया फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म का फेज़। फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म का फेज़ मतलब कि अब ब्रिटिश सरकार क्या किया कि यहाँ पे जो भी उसकी कमाई होनी शुरू हुई उसको धीरे धीरे जो है ब्रिटिश तक ले जाना, अपना जो है यहाँ के जो धन हुए उसको ब्रिटिश तक ले जाने की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की चालू हो गई। ठीक है, तो जो आपके कार्ल मार्क्स थे वो 3 फेजेस में डिवाइड कर दिए ब्रिटिश की कॉलोनीज़ को इंडिया में। ठीक है, और वो ये काम को कब किए थे तो 1860 में किए थे। 1860 में लंदन की लाइब्रेरीज में बैठ करके कार्ल मार्क्स ने, ठीक है क्या नाम था इनका, कार्ल मार्क्स ने जो है लाइब्रेरीज में बैठ करके इन्होंने ये कह दिया कि भारत में जो है ब्रिटिश सरकार के कोलोनिज्म के 3 फेज़ हुए थे। सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई द कोलोनिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो आपका आंसर होता है कार्ल मार्क्स। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू आइडेंटिफाई द ब्रिटिश कोलोनिज्म इन इंडिया, तब आपका आंसर बदल जाएगा। अब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर होगा आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त। क्या आंसर होगा? रजनी पाम दत्त या फिर आरपी दत्त। ये बहुत ही पाम दत्त या फिर आरपी दत्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, क्योंकि रजनी पाम दत्त ने अपनी एक किताब लिखी थी। इनकी किताब का नाम था इंडिया टुडे, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि इंडिया टुडे किसकी बुक थी। तो इंडिया टुडे वाज रिटन बाय रजनी पाम दत्त, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से अपनी जो है उपनिवेशवाद शुरू कर चुकी है भारत में, और उसको 3 फेजेस में जो है कैरेक्टराइज़ किया इन्होंने भी। धीरे जो है कुछ चीज़ों को इन्होंने बताया। तो हालांकि क्या बताया उससे हमको मतलब नहीं है, बस हम ऊपरी चीज़ों को बात करेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कि रजनी पाम दत्त की किताब का क्या नाम था? इंडिया टुडे। दूसरा क्वेश्चन आपका कि कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले पहचान की थी भारतीय उपनिवेशवाद की या फिर ब्रिटिश के उपनिवेशवाद की भारत में, ये कहा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपको आरपी दत्त से एक याद आ रहा होगा, एक और नाम आरसी दत्त। आरपी दत्त और आरसी दत्त, आपको 2 नाम याद आ रहे होंगे। आरसी दत्त भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम था। आरसी दत्त ने क्या कहा था कि किस प्रकार से भारत का जो धन है उसको जो है ब्रिटिश सरकार अपने ब्रिटिश में ले जा रही है, यानी कि जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी थी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी वो दी गई थी आपके जो है आरसी दत्त द्वारा। और इसी के साथ आरसी दत्त के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो मेन नाम आता है दादा भाई नौरोजी का और दूसरा नाम आता है आपके आरसी दत्त का। तो ये दोनों नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरसी दत्त ने जो है इंडिया की इनकम को कैलकुलेट किया था, इंडिया की जो इनकम थी उसको जो है सबसे पहले कैलकुलेट किया था। हालांकि दोनों लोग मिलकर किए थे, तो ऑप्शन में अगर दादा भाई नौरोजी आता है तो दादा भाई नौरोजी, और नहीं तो आरसी दत्त आता है तो आरसी दत्त। तो इन्होंने क्या दिया था? ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था, और इसमें इन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से जो है भारत का धन ब्रिटिश जो है ब्रिटिशर्स जो है अपने देश में ले जा रहे हैं धीरे धीरे, और उस प्रक्रिया को ही इन्होंने जो है थर्ड फेज ऑफ आपका जो कह सकते हैं थर्ड फेज ऑफ कोलोनिज्म इन इंडिया या फिर जो फाइनेंशियल इंपेरियलिज्म का फेज था उसको बताया। ठीक है, तो ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन और 2 नाम जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। पहला आरपी दत्त या फिर रजनी पाम दत्त, जो कि इंडिया टुडे लिखे, और इन्होंने सबसे पहले भारत के ये सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश कोलोनिज्म की खोज की थी। और दूसरा नाम आपके आरसी दत्त,
यानी कि रोमेश चंद्र दत्त, पूरा नाम अगर कहा जाए तो रोमेश चंद्र दत्त, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर के ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने जो है बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार इंडिया का जो धन है वो धीरे धीरे अपने देश में जो है ड्रेन कर रही है, ले जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, उसके बाद अब हमारी जो बेसिक चीज़ें होंगी वो होगा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कि दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि भारत में पहले जो आपकी ज़मीनें थी वो क्रय विक्रय का साधन ही नहीं थी, और जो टैक्सेशन हुआ करता था ज़मीनों पे या फिर कृषि पे या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे जो टैक्सेस हुआ करते थे वो फिक्स नहीं थे। क्या थे कि भाई जिसका प्रोडक्शन हुआ वो चाहे तो टैक्स दे, नहीं चाहे तो ना दे। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो नहीं दे, चाहने की बात नहीं थी, चूँकि नहीं हुआ तो ना दे, कोई बात नहीं है। ठीक है, सरकार की जो टैक्सेस की नीति थी वो अन्य जगहों से आती थी। कई सारे, जैसे मुगलों की बात की जाए तो जजिया कर वगैरह हुआ करते थे, और भी कई सारे कर थे। वो तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे साम्राज्य को पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य या फिर उसके पहले के जो साम्राज्य थे, तो उसमें हम देखेंगे चीज़ों को। लेकिन कहते हैं कि किस प्रकार से जो है टैक्सेशन जो है धीरे धीरे टैक्सेशन का अधिकार ब्रिटिश सरकार लेने लगी। तो मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद दिया जा रहा था, लेकिन लिया नहीं। लिया कब? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि साइन हुआ, उसके बाद जो है दीवानी का अधिकार ले लिया और धीरे धीरे जो है टैक्सेशन वसूलने लगे। लेकिन क्या होने लगा, इन लोगों को धीरे धीरे असली जो चीज़ें थी वो पता चलने लगी कि इतना आसान नहीं है टैक्सों को वसूलना, सबके पास जाना और उनसे लेना इतना आसान नहीं है। तो फिर धीरे धीरे जब टाइम बीतते गया और 1793 का टाइम आया, उसमें इनको लगने लगा कि हमारा टैक्स वसूलना बड़ा ही मुश्किल है। तो इन्होंने जो है एक तरीके का सेटलमेंट या फिर एक तरीके का बंदोबस्त स्टार्ट किया, जिसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट। जिसमें कि क्या हुआ कि जो है आप कह सकते हैं कि कुछ टैक्सेस लिए जाते थे, और टैक्सेस किसके द्वारा लिए जाते थे? तो जमींदार हुआ करते थे। जमींदार को जो है बना दिया गया खेतों का मालिक या फिर ज़मीनों का मालिक, और उनसे कह दिया गया कि तुमको जो है लोगों से खेती करानी है, और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जो टैक्सेस होंगे उसको तुमको ला करके हमें देना है, और हमें जो है रुपयों में देना है। ठीक है, रुपयों में देना है, ये आप ध्यान रखिएगा कि रुपयों में देना है। ठीक है, उसमें जो है टैक्सेस जो हुआ करेंगे उसका जो परसेंटेज फिक्स हो गया कि 10/11 जो टैक्स आएंगे उसका 10/11 पार्ट जो है वो जो है ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा, और 1/11 पार्ट जो है जमींदार खुद के लिए रख सकते हैं। क्या होता है, क्यों आखिर में जो है ये चीज़ फेल हो गया, और क्यों जो है आज भी लोग जो है यूपी बिहार वाले गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं, इसका अब जो है आपको उत्तर जो है मिलने शुरू हो जाएंगे इस आगे की चीज़ों से। ठीक है, तो 10/11 पार्ट देने लगे जो है ब्रिटिश को, और 1/11 जो है अपने खुद से रखने लगे। तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक चूक कर दी कि ये जो 10/11 था इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने का क्या मतलब कि एक मानक बना लिया कि मान लीजिए पर्टिकुलर जगह कहीं पे भी एक कोई गांव है XYZ, कोई भी मान लीजिए गांव है XYZ, इसमें मान लिया कि 1000 कुंटल हर साल जो है उपज होती है, एक एवरेज मान लिया। उसमें से मान लिया कि 100 कुंटल, या फिर मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 110 कुंटल रख लेते हैं कि 110 कुंटल जो है नीचे 11 से मल्टीपल है, तो 110 कुंटल मान लीजिए एज ए टैक्स जो है लिया जाएगा। अब इस 110 कुंटल में क्या होगा कि इसका जो 10/11 यानी कि 100 कुंटल पे जितने पैसे आएंगे, पैसा भी फिक्स मान लिया गया, पैसा भी फिक्स नहीं किया गया। पैसा भी फिक्स करने का अधिकार किसको दिया गया? जमींदार को दिया गया कि तुम पैसे फिक्स कर लोगे। लेकिन ये आय फिक्स कर दी गई कि मान लो एक पर्टिकुलर जो है फिक्स कर दिया गया कि मान लो 1 रुपया किलो बिकेगा, तो 1 रुपया किलो के हिसाब से तुमको 100 रुपया हमको जो है देना ही देना है, 100 रुपया देना है, 100 रुपया ये फिक्स कर दिया गया। बाकी का तुम जो भी लो उससे हमको नहीं मतलब है। तुमको 99 मिले तो भी हमको 100 दोगे, तुमको अगर 110, 120, 111 मिले तो भी तुम हमको दोगे। अब यही जो है देखिए चूक क्या हुई, जमींदार लोग क्या करने लगे कि जब इनको अधिकार ये मिल गया कि अपना जो है खुद से जो है डिसाइड करना है कि रेट्स क्या होंगे, तो रेट्स जो है हाईयर अमाउंट में डिसाइड करने लगे। जैसे मान लीजिए अगर 1 रुपया किलो बिकेगा तब तो 100 रुपया जो है 110 रुपया मिलेगा, तब 100 रुपया देंगे और 10 रुपया अपने रखेंगे, तब इनको 10 रुपया मिलेगा। लेकिन अब ये 2-3 गुने रेट में बेचने लगे। तो ये तो फिक्स था कि 100 रुपया ब्रिटिश सरकार को 100 रुपये से ही मतलब था। लेकिन जब मान लीजिए कि 2 रुपये किलो बिकने लगा तो 110 रुपया गुणे 2 कर दिया गया, तो 220 रुपया हो गया। ब्रिटिश सरकार को तो केवल और केवल 100 रुपया देना था, बाकी का 120 रुपया क्या हो गया, मिलने लगा जमींदार को। और यही कारण है कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे लोग जो है सरकारी नौकरी में या फिर कहा जाए जमींदारी प्रथा में जितने भी जमींदार हुआ करते थे वो धीरे धीरे कहा जाए कि लेजी होते चले गए, या फिर आप कह सकते हैं कि नाकाम या फिर काम के प्रति उनका जो है जो इच्छा है वो मरते चला गया, निकम्मे होते गए कहा जा सकता है। और यही कारण है कि आज भी लोग जो है सरकारी नौकरी के ओर भागना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई इसको अन्यथा में ना ले, कोई सरकारी नौकरी करने वाला अन्यथा में ना ले, जो इतिहास है उसको मैं बता रहा हूँ, किसी का मैं चोट नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ किसी को। ठीक है, तो यही मतलब कारण था। ठीक है,
तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि जमींदार जो है धीरे धीरे रिच होते चले गए, और इसी के बीच में ज़मीन का जमींदारी दिया तो जाता था किसी और को, लेकिन बिचौलिए जमींदार 100 जमींदार 200 जमींदार एक ज़मीन पे जो है बिचौलिए जमींदार होना इकट्ठा हो गए, क्योंकि जो मेन जमींदार होगा वो अपने आप को तो राजा समझने लगा उस टाइम, क्योंकि उसको बहुत पैसा मिल रहा है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा पैसा मिलने लगा कि 100 200 जमींदार हुआ करते थे एक ज़मीन पर, तो भी उनका जो पेट भर जाता था। ठीक, अब इससे क्या हुआ कि जो है धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार को फिर दिक्कतें होना शुरू हो गया। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, या फिर किसके काल में शुरू हुआ था। तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के दूसरे आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय जब आपके ब्रिटेन और अमेरिका का युद्ध हुआ करता था, उस समय ब्रिटेन के जो है सेना का नेतृत्व किया करते थे, लेकिन ब्रिटेन की पराजय हो जाती है और सारा जो है जो श्रेय आता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस पे आ जाता है कि जो ब्रिटिश सरकार के पराजय का श्रेय होता है वो इनको मिल जाता है, और इनको एक मौका दिया जाता है कि आप भारत में जाइए और भारत में जो है आप चीज़ों को अच्छा कीजिए और जो है अपना जो डूबा हुआ नाम है उसको बचाइए। तो ये भारत में जो है गवर्नर जनरल बन के आते हैं, भारत के नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं, और हालांकि चीज़ों को लेते भी हैं, टीपू सुल्तान को हराते भी हैं, अपना मकसद ये पूरा करते भी हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि सर जॉन सोर के मतलब साथ में मिल करके और 1793 में ये स्टार्ट करते हैं, मतलब परमानेंट सेटलमेंट या फिर अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, बात सर जॉन सोर से ही इनका जो है कुछ अनबन हो जाता है और अंततः जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो नए गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो कोई और नहीं होते हैं बल्कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है गवर्नर जनरल का पीरियड लिखा हुआ है कि कब से कब तक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं बल्कि सर जॉन सोर कब से कब तक जो है भारत में एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक दो क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का है सर जॉन सोर सर्विसेज इन इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जितने भी नाम सुनते हैं, थाना, दरोगा, साथ ही साथ जो है जितने भी आप ऊपर के जो भी पोस्ट सोच सकते हैं, USI हो गया, SO हो गया, दरोगा हो गया, ये सारे पोस्ट बनाने वाले कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हमारे इतिहास के लिए, जब पढ़ा जाएगा तो इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस आपको एक मैं ओवरव्यू देते चल रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो है सिस्टम आपका कहा जाए कि फेल हो गया, अस्थाई बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, क्योंकि जमींदार को फायदा होने लगा। ब्रिटिश सरकार की जो आय थी वो एक तरीके से कहा जाए कि फिक्स्ड हो गई, लेकिन वो फिक्स आय नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि हमको जो है आय मिलती रहे, बढ़ती रहे हमारी आय, क्योंकि अपने आप को वो जो है एक अच्छे तरह से जो है फिक्स करना चाहते थे या फिर अपने आप को अच्छे तरह से सेटल करना चाहते थे। तो ये तो चूँकि बात थी इस टाइम की, आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज़ की बात थी। तो धीरे धीरे ये मतलब फेज़ ख़त्म हुआ। उसके बाद 1820 में लगभग साथ ही में कहा जाए, ठीक है, 1820 में क्या हुआ कि एक और सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम या फिर रैयतवारी बंदोबस्त क्या था? इसमें जो है कोई भी बिचौलिया जो है जमींदार नहीं हुआ करते थे। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि डायरेक्ट जो है किसानों से टैक्स वसूला करती थी। डायरेक्ट किसान जो है जितने भी पैदावार होगी उससे उन पर टैक्स वसूला जाता था। टैक्स का अमाउंट एक फिक्स कर दिया गया, और फिक्स कैसे किया गया था? अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ सॉइल, वहाँ की पैदावार और साथ ही साथ जो भी पैदावार होगी उसको देख करके फिक्स कर दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि भाई इतना हमको चाहिए ही चाहिए। इससे क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कतें आई कि बाकी सारे लोग तो देने लगे, लेकिन जो कुछ आपके जो है सदर्न साइड के जो किसान थे वहाँ की आप जानते हैं कि उपजाऊपन वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो सदर्न साइड के किसानों को दिक्कत होने लगा। वो धीरे धीरे जो है साहूकार के पास जाने लगे। ठीक है, साहूकार लोग के पास जाने लगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का तो ये था कि भाई आप कैसे भी दीजिए, हमको कैसे भी दीजिए, ठीक है, कहीं से भी ला करके दीजिए, लेकिन हमको इतना पैसा चाहिए तो चाहिए। अगर आप इतने ज़मीन के मालिक हैं तो हमको इतना पैसा चाहिए। तो किसान कहे कि कैसे दें, कहाँ से दें? तो कहे कुछ भी कीजिए, आप ज़मीन अपना जो है बेच दीजिए। और यहीं से जो है ज़मीन बेचने का और ख़रीदने का प्रक्रिया चालू हो गया कि जो ज़मीन जो किसान उसको उपजाऊ बनाया हुआ है आपने मेहनत करके, उसका जो है उसको बिक्री करने का जो सिलसिला था वो रैयतवारी सिस्टम से ही कहीं ना कहीं चालू हो गया। कहा कि ज़मीन को बेच दीजिए या फिर आप जा करके सूद पे पैसे लीजिए और हमको जो है कहीं ना कहीं से टैक्स दीजिए। तो ये लोग जाते थे साहूकार के पास लेते थे ज़मीन, अपना जो है उसको गिरवी रख करके देते थे। फिर धीरे धीरे साहूकार लोग क्या हुए कि ज़मीन गिरवी रखने के कारण वो ज़मीन उनकी लेने लगे, हड़पने लगे, और धीरे धीरे साहूकार का जो है वो एक तरीके का, जैसे यहाँ पर जमींदार का आप कह सकते हैं लेवल बढ़ने लगा, वैसे यहाँ पर साहूकारों का लेवल बढ़ने लगा। और धीरे धीरे जो है ये भी बंदोबस्त एक तरीके से कहा जाए कि फेल हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी एरिया क्या थी, कहाँ कहाँ ये लागू किया गया था? तो लगभग 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो उस समय का ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश के अंडर में था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, उसके 51% पार्ट में ये लागू था, और उसके लगभग 19% पार्ट में जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू था। ठीक है, कहाँ कहाँ एरिया की अगर जो है एकदम बेसिक एरिया की बात करें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
कर्नाटका में भी नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ कर्नाटका का पार्ट, साथ ही साथ आपका यूपी वगैरह का भी पार्ट जो है सब इसी में इंक्लूड था। ठीक है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था कि ये जो है मद्रास, मुंबई और कुछ पार्ट्स ऑफ असम में जो है ये लागू था। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम किस पे बेस्ड हुआ करता था, तो ये साइंटिफिक रेंट थ्योरी जो कि रिकार्डो द्वारा दी गई थी उस पे बेस्ड हुआ करता था। बस आपको ये पॉइंट ध्यान रख लेना है कि साइंटिफिक रेंट थ्योरी जो कि रिकार्डो की जो थ्योरी थी उस पर ये बेस्ड हुआ करता था। साथ ही साथ इसका स्टार्ट किसने किया था, इसका जो है शुरुआत किसने किया था, तो इसका शुरुआत किया गया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा। थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो, ये दो नाम आपके इतिहास के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस मुनरो, अगर रैयतवाड़ी सेटलमेंट आता है तो वहाँ पे आपका आंसर होगा थॉमस मुनरो, और इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के नाम के ही तरह एक और नाम आता है जिसका नाम होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो क्या करते हैं, हेक्टर मुनरो जो है हेक्टर मुनरो क्या करते हैं, हेक्टर मुनरो आपका जो है ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व किए रहते हैं। किसमें, जो आपकी बक्सर की युद्ध हुआ करता है, बक्सर का युद्ध जो बहुत ही अहम निर्णायक युद्ध था भारत के इतिहास के लिए, उसमें ब्रिटिश सरकार का या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका जो है सेनापति हुआ करते हैं, मुख्य सेनापति हुआ करते हैं कौन, हेक्टर मुनरो। तो ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ये भी दो नाम बहुत कंफ्यूजिंग है, थॉमस मुनरो और हेक्टर मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो क्या किए थे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट स्टार्ट किए थे कैप्टन रीड के साथ मिलकर के, और हेक्टर मुनरो क्या किए थे, तो बक्सर के युद्ध में जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो है मुख्य सेनापति का जो है कार्यभार संभाला था। ठीक, इतने क्वेश्चंस आपके रैयतवाड़ी सिस्टम से पूछे जाएंगे। उसके बाद ये भी सिस्टम धीरे धीरे फेल हो गया, या फिर ये कहा जाए इसी सिस्टम के साथ एक और सिस्टम था जो कि था महलवाड़ी सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ और, इसी में जो है रैयतवाड़ी सिस्टम या फिर जहाँ जहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, यहीं पे जो है गांधी जी ने अपने ज़्यादातर आंदोलन जो है यहीं पे किए थे। जितने भी आंदोलन गांधी जी के थे वो उसमें से ज़्यादातर आंदोलन गांधी जी ने जो है यहीं रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाले इलाके में किए थे। ये धीरे धीरे इलाके बढ़े थे, ऐसा नहीं था कि यहीं तक फिक्स था, ये धीरे धीरे इलाके बढ़े थे। ठीक है, ये तो उस टाइम का था ना, जब 1820 में जब लागू किया गया था तो इतने जगहों पे लागू किया गया था। उस समय तो पूरे देश में तो जो है ब्रिटिश का हुकूमत था नहीं, धीरे धीरे बढ़ते गया तो इसको और ज़्यादा जगहों पे लागू किया गया। ठीक है, तो ज़्यादातर गांधी जी ने जो अपने आंदोलन किए थे वो यहीं पे किए थे। अब यहाँ पे क्यों आंदोलन किए थे, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई थी वो डायरेक्ट सरकार से थी। सरकार क्या करती थी कि डायरेक्ट जो है किसानों के टैक्स वसूलती थी ना। इसमें रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या हुआ करता था, रैयत यानी कि किसानों से डायरेक्ट वो जो है टैक्स वसूला करती थी। और परमानेंट सेटलमेंट और महलवाड़ी सिस्टम में क्या था कि कहीं ना कहीं बीच में जो है उसमें इंडियंस आ चुके थे, मतलब इंडियंस से ही जो है, इंडियन के थ्रू जो है ब्रिटिश सरकार टैक्स वसूलती थी। लेकिन इसमें जो लड़ाई थी वो डायरेक्ट सरकार से थी। तो रैयतवाड़ी जहाँ पे सिस्टम लागू था वहीं पे गांधी जी ने जो है अपना ज़्यादातर आंदोलन किया, जिससे कि डायरेक्ट जो लड़ाई हो वो सरकार के साथ हो। ठीक है, अब आखिरी जो है हम देखते हैं, जो आखिरी सेटलमेंट था जिसका नाम होता है महलवाड़ी सिस्टम या फिर महलवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% एरिया में लागू किया गया था। 1819 में ये शुरुआत हुआ था। इसमें क्या था, इसमें कुछ ऐसा सिस्टम था कि एक गांव जो है एक दे दिया जाता था, उस गांव में से मतलब पूरे गांव से जो है जितने भी, मान लीजिए पूरे गांव का एरिया डिसाइड हो गया कि इस पूरे गांव के पास इतने एकड़ ज़मीन है, इतने एकड़ भूमि है, उस उतने एकड़ भूमि पे ब्रिटिश सरकार को कुछ टैक्स का अमाउंट फिक्स हो जाता था, वो अमाउंट जो है चाहिए। अब इसमें ये नहीं था कि पर्टिकुलर आदमी का मान लीजिए जो है कम पैदावार हुआ तो उसका टैक्स कोई दूसरा आदमी भी दे सकता है, मतलब पूरे गांव को मिला करके उतना टैक्स चाहिए तो पूरे गांव मिल करके उतना टैक्स दे देता था। और इसी प्रकार से पूरे गांव को चूंकि मिलाने की बात थी तो एक तरीके का जो है ब्रदरहुड या फिर एक तरीके का भाईचारा जो है धीरे धीरे महलवाड़ी सिस्टम से लोगों के बीच में फैलने लगा। ठीक है, तो यही कारण था कि महलवाड़ी बंदोबस्त में और परमानेंट बंदोबस्त जहाँ पे या फिर स्थायी बंदोबस्त जहाँ थे वहाँ पे जो है लोगों ने ज़्यादा आंदोलन नहीं किया। आंदोलन कहाँ किए, तो रैयतवाड़ी जहाँ पे व्यवस्था थी वहाँ पे जो है आंदोलन किए। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड मैकेंजी द्वारा इसकी जो है महलवाड़ी सिस्टम की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 1819 के लगभग में की गई थी। ठीक है, तो ये सारे जो है कुछ क्वेश्चंस या फिर ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कि इसको बिना जाने आप इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि क्यों, आखिर में क्या वो कारण था जो ज़्यादातर जो आपके सत्याग्रह या फिर ज़्यादातर जो आपके आंदोलन हुए वो जो है कृषि से रिलेटेड हुए। क्योंकि धीरे धीरे ना कहीं जो है कृषि के या फिर कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार की जो एग्रीकल्चरल बेस्ड पॉलिसीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, या फिर कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे इसी टैक्सेस को जैसे जो फिक्स किया जाता था टैक्स उसको बढ़ाया जाता था, और बढ़ाया जाता था तो उपज तो बढ़ती नहीं थी, टैक्सेस बढ़ जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे फिक्स करने लगे जगह है जो मतलब जो भी दाम था वो जो फसलों के दाम थे वो ब्रिटिश सरकार फिक्स करने लगी। आगे चल के कुछ सिस्टम ऐसे स्टार्ट हुए जो आपके जो है इंडिगो बोने के कि कुछ आपके कुछ सिस्टम पे जो 3 कठिया प्रणाली वगैरह चालू हो गई। 3 कठिया प्रणाली में क्या था कि ब्रिटिश सरकार फिक्स कर देती थी किसी के पास अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे वो जो है वो केवल और केवल नील बोएगा या फिर इंडिगो बोएगा। तो यही सब धीरे धीरे जो है आपके ब्रिटिश सरकार के पतन के कारण हुए।
तो इस वीडियो में हमको बस यहीं तक की बातें आपको बतानी थी। आपके मन में एक जो है खाका या फिर एक तरीके का आप कह सकते हैं कि जो चीज़ों को जानने की जो उत्सुकता है या फिर जो टेस्ट है वो जरूर बढ़ रहा होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।